ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मेरा नाम साजिदा बेगम है। मैं GPU कॉलेज चितवाड़गी हाई स्कूल की सोशल साइंस टीचर हूँ, ज़िला बल्लारी, तालुका हॉस्पेट। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आज का सबक बगौर सुनेंगे। सबसे पहले मैं तमाम अज़ीज़ तलबा और तालिबात आपका इस ई क्लास कमरे जमात में खैर मुक़द्दम करती हूँ और खुशामदीद करती हूँ, और ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और एक कापी और पेन लेकर अपने साथ तैयार बैठे होंगे, ताकि जो भी यहाँ पर अहम नुकात दिए जाएंगे उसे आप लोग नोट कर सकें और जो भी यहाँ पर सरगर्मी दी जाएगी उसे आप लोग मुकम्मल कर सकें। तो बच्चों, आज हम 10वीं जमात से तारीख़ के एक सबक पर रोशनी डालने जा रहे हैं। तो आइए बच्चों, शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को स्क्रीन पर एक तस्वीर दिखा रही हूँ और ये उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसको ज़रूर पहचानेंगे। तो बच्चों, पहचान लिया आप लोगों ने? सही कहा आप लोगों ने, ये आज़ादी के रहनुमाओं की तस्वीर है। बिल्कुल सही पहचाना आप लोगों ने। तो बच्चों, ये तो हम सब जानते हैं कि हमारे मुल्क का नाम हिंदुस्तान है और हम हिंदुस्तान के शहरी हैं, लेकिन क्या आप लोग ये जानते हैं कि 16वीं सदी से लेकर 20वीं सदी तक हिंदुस्तान के क्या हालात रहे? हिंदुस्तान किन किन मरहलों से गुज़र चुका है? तो आइए इसी बात को जानने के लिए यहाँ पर चंद सवालात देख लेते हैं, और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इनके जवाब ज़रूर मालूम होंगे, क्योंकि पिछली क्लास में आप लोग इससे मुताल्लिक़ मालूमात हासिल कर चुके हैं। तो स्क्रीन पर देखिए, मेरा पहला सवाल आप लोग देख सकते हैं, 16वीं सदी में हिंदुस्तान पर किसका कब्ज़ा था? बताइए जवाब बच्चों। सही कहा आप लोगों ने, अंग्रेज़ों का कब्ज़ा था। 16वीं सदी में अंग्रेज़ हिंदुस्तान पर आकर अपना कब्ज़ा जमा चुके थे। तो उसी तरह मेरा दूसरा सवाल है, हिंदुस्तान को आज़ादी कब हासिल हुई? सही कहा आप लोगों ने बच्चों, हिंदुस्तान को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को हासिल हुई। उसी तरह से मेरा तीसरा सवाल आप लोग स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि हिंदुस्तान में यौम जमहूरिया कब मनाया जाता है? सही जवाब दिया बच्चों आप लोगों ने, हिंदुस्तान में यौम जमहूरिया हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है, यानी इस दिन हमारा दस्तूर अमल में आया था, इसीलिए हम इसको यौम जमहूरिया के नाम से हर साल 26 जनवरी को मनाते हैं। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। मेरा चौथा सवाल, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख ही सकते हैं, आज़ादी की जद्दोजहद में हिस्सा लेने वाले चंद रहनुमाओं के नाम बताइए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आप लोगों ने बच्चों, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल वगैरह वगैरह, ये तमाम हमारे आज़ादी के रहनुमाओं की नाम हैं। इन्होंने अपनी आज़ादी की जंग में हिस्सा लेकर हम लोगों को आज़ादी हासिल कराई है। तो आइए अब हम तारीख़ का 7वां सबक जद्दोजहद आज़ादी के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं, और आइए देख लेते हैं इस सबक के अहम नुकात कौन कौन से हैं। मेरा पहला अहम नुकात है कौमियत का उरूज, यानी कौमियत का जज्बा हिंदुस्तानियों में किस तरह से पैदा हुआ। उसी तरह से मेरा दूसरा अहम नुकात रहेगा इंडियन नेशनल कांग्रेस का क़याम, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या है और किस तरह से क़याम हुई और किस तरह से ये काम करती है। उसी तरह से मेरा तीसरा अहम नुकात रहेगा एतदाल पसंद, इंतहा पसंद और इनकलाबी ग्रुप। लेकिन बच्चों, आज के सबक में हम सिर्फ 2 अहम नुकात पर रोशनी डालेंगे। लास्ट का जो अहम नुकात है उसे हम दूसरे यूनिट में मुकम्मल करेंगे। आज के अहम नुकात जो हैं वो आप लोग पहले ही देख चुके हैं, यानी कौमियत का उरूज और इंडियन नेशनल कांग्रेस का क़याम। तो इन दोनों के बारे में आज हम और मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। तो आइए बच्चों, आज के नुकात के अहम सलाहियतें क्या हैं, यानी कौन कौन से सलाहियतों को आज हम सीखने वाले हैं, इसको देख लेते हैं। सबसे पहली सलाहियत है जद्दोजहद आज़ादी के रहनुमाओं के नाम और उनके तस्वीरों को जानेंगे। नाम के साथ तस्वीरों पहचानना भी हम सीखेंगे।
اس کے بعد दूसरा अहम मेरी सलाहियत रहेगी, इनमें दर्जा बंदी करके इनके नामों को जानेंगे, यानी कौन कौन से रहनुमाओं को हम किस नाम से पुकारते हैं ये भी हम आज के सबक में सीखेंगे। उसके बाद हमारी तीसरी अहम सलाहियत रहेगी, हिंदुस्तान की पहली जंग आज़ादी को जानेंगे, यानी किस तरह से शुरू हुई थी। उसके बाद हम देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी के क़याम के मरहले क्या हैं, यानी कांग्रेस पार्टी किस तरह से आगाज़ में आई। इन तमाम सलाहियतों को आज हम अपनी क्लास में सीखने वाले हैं। तो आइए बच्चों, सबसे पहला नुकात जो है कौमियत का उरूज, इसके ऊपर रोशनी डालते हैं। हिंदुस्तान की तारीख़ में जद्दोजहद आज़ादी एक अहम और मुतहरिक बाब माना जाता है, यानी जुदा ना होने वाला और बहुत ही अहम बाब है, यानी जद्दोजहद आज़ादी। 19वीं सदी के अवाखिर में कौमियत का उरूज बेहद गहरे अंदाज में शुरू हुआ था हिंदुस्तानियों में। देसी हुक्मरानों ने गैर मुल्कियों के ख़िलाफ़ जद्दोजहद और मुख्तलिफ तहरीकात में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। यही देही कौमी जद्दोजहद का इब्तदाई सबब भी बना है। इसी वजह से लोगों के दिलों में कौमियत का जज्बा पैदा होने लगा। तो इसके बाद 19वीं सदी के शुरुआती अरसे में नक़्ल हमल, अंग्रेज़ी तालीम की तोसी, सहाफ़त, सक़ाफ़ती इंतज़ामी अंजुमनों का क़याम भी क़हत सालियों और अंग्रेज़ों की माशी पॉलिसियों के तख्लीक़ करदा तशवीशनाक मरहलों में मुसव्वर होने लगे। इसीलिए इन्हीं के असरात ने हिंदुस्तानियों को अंग्रेज़ों के मुखालिफ में खड़ा होने की तरफ रुजू किया, यानी ये जो तमाम तहरीकात जो चल रहे थे, इन्हीं की वजह से तमाम हिंदुस्तानी इस जद्दोजहद आज़ादी में शामिल हो पाए और इनमें ये बेदारी पैदा होने लगी। इसी अहद में होने वाले किसानों और क़बाइली जद्दोजहद इसी बात का सबूत है, यानी जब आज़ादी की जद्दोजहद चल रही थी तब किसानों ने और क़बाइली लोगों ने भी इस जद्दोजहद में हिस्सा लिया और हमारे मुल्क को आज़ादी दिलाने की भरपूर कोशिश की। इस तस्वीर को पहचानिए बच्चों। तस्वीर आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, बताइए ये कौन सी तस्वीर है। सही कहा बच्चों आप लोगों ने, ये किसानों की जद्दोजहद है। किसान भी पूरी जद्दोजहद के साथ इस लड़ाई में कूद पड़े थे। देखिए किसानों की किस तरह से जद्दोजहद आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसी तरह से इस तस्वीर को पहचानिए, यहाँ पर लिखा हुआ भी है, आप पढ़ भी सकते हैं, ट्राइबल मूवमेंट्स ऑफ इंडिया, यानी क़बाइली जद्दोजहद जिसे हम कहते हैं, ट्राइबल पीपल यानी क़बाइली लोग। इन लोगों ने भी अपनी किरदार इस आज़ादी की जद्दोजहद में बखूबी निभाया है। इन लोगों की वजह से भी आज आज़ादी हम देख सकते हैं। देखिए ट्राइबल पीपल किस तरह से जद्दोजहद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, एक तरफ आप स्क्रीन में अंग्रेज़ों को देख सकते हैं, दूसरी तरफ क़बाइली लोग दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों की जद्दोजहद भी इसमें बराबर की शामिल रही है आज़ादी की जंग में। इसी तरह कई तकालीफ़ात में मुलव्वस हिंदुस्तानियों ने 1857 में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ अपनी जद्दोजहद को दिखलाते हुए पहली जंग आज़ादी का ऐलान किया, यानी हिंदुस्तानी अंग्रेज़ों के जुल्म व सितम से काफ़ी तंग आ चुके थे। वो इन लोगों के इस जुल्म को ख़त्म करना चाहते थे। इसीलिए 1857 में आखिरकार तमाम हिंदुस्तानी मिलकर एक मुहिम शुरू करते हैं, जद्दोजहद आज़ादी सबसे पहला कदम अपना शुरू करते हैं। आइए बच्चों, स्क्रीन पर एक आप लोगों को तस्वीर, एक खाना पूरी करना है, सरगर्मी कर लेते हैं। अब हम आप लोगों को यहाँ पर खाली जगह को भर्ती करना है। मंदिर झैल के खाना पुर कीजिए। सबसे पहला है यहाँ पर 19वीं सदी के अवाखिर में डैश का उरूज गहरे अंदाज में शुरू हुआ। आप लोगों को बताना है कि 19वीं सदी में किस चीज़ का उरूज गहरे अंदाज में हिंदुस्तानियों में शुरू हुआ। बिल्कुल सही कहा बच्चों आप लोगों ने, कौमियत का उरूज। कौमियत का उरूज 19वीं सदी में हिंदुस्तानियों के दिल में भरपूर शुरू होने लगा था। उसी तरह से मेरा दूसरा अहम जुमला है, इस अहद में हुई डैश और डैश जद्दोजहद इस बात का सबूत है। यानी अभी आप लोगों ने स्क्रीन पर भी देखा कि कौन कौन सी जद्दोजहदें इसमें शामिल हैं। सही कहा आप लोगों ने, किसानों की जद्दोजहद और दूसरा है क़बाइली जद्दोजहद। उसी तरह से तीसरा अहम जुमला है, 1857 सन ईस्वी को पहली जंग आज़ादी के बाद डैश जमातों का उरूज हुआ। यानी कौन कौन सी जमातें 1857 के बाद क़याम पजीर हुई, मंजर आम पर आई, सोचकर बताइए बच्चों। सही कहा आप लोगों ने, सियासी जमातें शुरू होने लगी थी 19वीं सदी के बाद। उसके बाद वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को डैश ने जारी किया। क्या है ये प्रेस एक्ट और किसने जारी किया, सोच कर बताइए।
कहीं ना कहीं तो आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। सही कहा आप लोगों ने, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड डाल्टन ने शुरू किया था। इसी तरह से ये एक्ट डैश को ख़त्म करने के लिए जारी किया गया था। यानी किस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जारी किया है बच्चों, आप लोग सोचकर बताइए। सही कहा आप लोगों ने, ये सहाफ़ती आज़ादी को ख़त्म करने के लिए इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जारी किया गया था, क्योंकि सहाफ़ती यानी प्रेस यानी अखबारात हिंदुस्तानियों की जो जद्दोजहद थी उससे इससे ज़्यादा हो रही थी। अंग्रेज़ इससे बहुत परेशान हो गए थे कि अखबारात की वजह से तमाम हिंदुस्तानी बेदार होने लगे हैं, आज़ादी की जद्दोजहद में हिस्सा लेने लगे हैं। इसीलिए इस सर दर्द को ख़त्म करने के लिए लॉर्ड डाल्टन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जारी किया। यूनिटी, कौमियत और कौमी एकजहती ये हथियार थे हिंदुस्तानियों के पास अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए। यानी दूसरा और कोई हथियार तो नहीं था अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए, सिर्फ एक यूनिटी या इत्तेहाद जो तमाम लोगों में मिलजुल कर की जा सकती है, वही एक हथियार था हिंदुस्तानियों के पास। क्योंकि अंग्रेज़ों के पास जदीद हथियारात मौजूद थे, अगर हिंदुस्तानी कोई गलती कर दे तो वो लोग उसका इस्तेमाल करते थे। इसीलिए आखिरकार इन लोगों के समझ में आ गया हिंदुस्तानियों को कि यूनिटी या इत्तेहाद ही एक ऐसा हथियार है जिससे हम अंग्रेज़ों को निकाल बाहर कर सकते हैं। इसी बात को समझते हुए हिंदुस्तानी मुत्तहद होने लगे और कौमियत का जज्बा अपने अंदर पैदा किया। तो तमाम हिंदुस्तानियों को ये समझ में आ गया कि यूनिटी से ही एक ऐसा हथियार है जो हम अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करके उन्हें अपने मुल्क से बाहर भगा सकते हैं। इसी कौमियत का नतीजा था पहली जंग आज़ादी जो 1857 को लड़ी गई। तो इसी कौमियत का ही नतीजा था कि पहली जंग आज़ादी लड़ी गई, लेकिन कई वजूहात के बिना पर यह जंग नाकाम रही। इसके वजूहात हम इसके हिंदुस्तान की पहले जंग आज़ादी के सबक में जंग किस तरह से शुरू हुई, किस तरह ख़त्म हुई और क्यों नाकाम हुई, वो पूरी तरह से वहाँ पर हम डिटेल से देख सकते हैं। तो बच्चों, पहली जंग आज़ादी का मंज़र आप लोग स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। देखिए कितना खौफनाक मंज़र है ये पहली जंग आज़ादी, जिसको रिवोल्ट ऑफ 1857 भी कहा जाता है। अंग्रेज़ों और हिंदुस्तानियों के दरमियान आप अंग्रेज़ों के हाथों में जदीद हथियारात भी देख सकते हैं, किस तरह से उन्होंने इस्तेमाल किए थे। ये देखिए कितनी बड़े मुहिम पर ये जंग चली थी। हिंदुस्तानी क़वानीन की तश्कील के मराहल का आगाज़ 1861 के एक्ट को जारी करते हुए किया गया। यानी इसके बाद पहली जंग आज़ादी के बाद हिंदुस्तानी क़वानीन में चंद तब्दीलियाँ लाई गई, जिसको हिंदुस्तानी इंडियन काउंसिल एक्ट भी कहते हैं, जो 1861 में जारी हुआ। जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, हिंदुस्तानी क़वानीन का आगाज़ यानी इंडियन काउंसिल एक्ट जिसको हम कहते हैं, जो 1861 में किया गया था। इन तमाम के असरात से अंग्रेज़ी जानने वाले जदीद ख़वानदा जमात ने कौमियत के तसव्वुर की तख़लीस की। यानी ऐसी जमात जो अंग्रेज़ी तालीम को अच्छी तरह से जानती थी, इन लोगों ने क्या किया, कौमियत की एक नया तसव्वुर अपने अंदर पेश किया और लोगों को समझाने लगे और इसको आम लोगों के साथ आपस में तकसीम करने लगे। यानी कौमियत क्या है, कितना बड़ा हथियार है हम लोगों के पास जो हम अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकते हैं और कामयाब भी हो सकते हैं। क्योंकि जब सब लोग एकजुट होकर, मुत्तहद होकर, इत्तेहाद से, कौमियत से जब हम अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ेंगे तो वो लोग कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए इसी तरह से कौमियत का उरूज लोगों के दिलों में शुरू होने लगा। आहिस्ता आहिस्ता लोग बेदार होने लगे और आगे चलकर इसी कौमियत का सकाफ़ती रूप ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की शक्ल इख्तियार की। यानी इसी कौमियत की वजह से ही एक नई तंजीम कायम हो सकी जिसका नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस। आइए बच्चों, यहाँ पर एक सरगर्मी कर लेते हैं। आप लोगों को सही जोड़ लगाना है। फहरिस्त अलीफ को फहरिस्त बे से जोड़ लगाइए। स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं। एक पहली फहरिस्त में कौन से जुमले हैं, आइए मैं पढ़ देती हूँ। सिपाहियों की बगावत, इंडियन नेशनल कांग्रेस का क़याम, हिंदुस्तानी क़वानीन की तश्कील का आगाज़ और लॉर्ड डाल्टन। और दूसरी तरफ दिया गया है सन 1861 वर्नाकुलर सहाफ़ती एक्ट, 1857 और 1885। तो आइए इनको सही जोड़ लगाते हैं। सिपाहियों की बगावत, बताइए इसका सही जोड़ क्या होगा। बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाया आपने बच्चों, 1857 सन ईस्वी।
इसको सिपाहियों की बगावत क्यों कहते हैं हम? पहले तो मैंने बताया था कि ये हिंदुस्तान की पहली जंग आज़ादी थी, यानी इसी जंग आज़ादी को सिपाहियों की बगावत भी कहा जाता है, क्योंकि ये सिपाहियों के ज़रिए सबसे पहले शुरू हुई थी। आप लोगों ने तारीख़ में पढ़ा ही होगा कि मंगल पांडे नामी एक सिपाही ने अंग्रेज़ अफसर का कत्ल कर दिया था, जिसके बाद ये जंग और ज़्यादा मुहिम पर शुरू हुई थी। इसीलिए अंग्रेज़ों ने इस पहली जंग आज़ादी को सिपाहियों की बगावत का नाम दिया था। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सिपाहियों की बगावत क्यों कहा जाता है। अब दूसरा मेरा जुमला है इंडियन नेशनल कांग्रेस का क़याम। अभी अभी जो हमने पढ़ा ऊपर कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का क़याम हुआ था कौमियत की वजह से, तो वो था 1857 सन ईस्वी को। और तीसरा जुमला है हिंदुस्तानी क़वानीन की तश्कील का आगाज़। उसे भी मैंने ऊपर आपको बताया है, वो सन 1861 सन ईस्वी में किया गया था, यानी थोड़ी कानून में तब्दीली लाई गई थी, हिंदुस्तानियों के लिए थोड़ी सहूलियत फराहम की गई थी। उसके बाद लास्ट मेरा जुमला है लॉर्ड डाल्टन। क्या किया था इन्होंने? पहले हम पढ़ चुके हैं, वर्नाकुलर सहाफ़ती एक्ट को जारी किया, यानी प्रेस एक्ट को जारी किया। प्रेस की आज़ादी, अखबारात की आज़ादी को ख़त्म करने के लिए ही ख़ासकर ये एक्ट बनाया गया था। तो बच्चों, अब हम हमारा दूसरा अहम नुकात यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के क़याम के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। आइए, तो यहाँ पर देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या है ये। सन 1857 को जब पहली जंग आज़ादी के बाद सियासी जमातों का उरूज होने लगा, यानी पहली जंग आज़ादी ख़त्म होने के बाद सियासी जमातें, पॉलिटिकल पार्टीज शुरू होने लगी थी। तालीम याफ्ता अंजुमनों ने अंग्रेज़ी में कौमियत के तालीम याफ्ता अंजुमनों की निगरानी में कौमियत के हामी अंजुमनें भी जन्म लेने लगी, यानी जो तालीम याफ्ता तबका था उनकी निगरानी में कौमियत का जज्बा रखने वाले लोगों ने नई नई अंजुमनें बनाना शुरू कर दिया, उनसे सलाह मशवरा लेते हुए, उनको अपना लीडर मानते हुए। इनमें से अहम अंजुमनों के नाम यहाँ पर चंद स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं। पहला है दी हिंदू मेला, उसी तरह से दूसरी अंजुमन का नाम है दी ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, और उसी तरह से तीसरी अंजुमन का नाम है पूना अवामी इजलास, और उसी तरह से चौथी अंजुमन का नाम है द इंडियन एसोसिएशन वगैरह। इस तरह की अंजुमनें वक़ीम पजीर पर आने लगी। देखिए, आप लोग तस्वीर में देख सकते हैं कौमियत की हामी अंजुमनें किस तरह से होती हैं, यानी वो तमाम लोगों को बेदारी की मालूमात पेश करते हैं कि किस तरह से हमें इत्तेहाद से रहना है ताकि अंग्रेज़ों को हमारे मुल्क से निकाल कर फेंक सके। इस तरह से वो लोग जमातें बनाते हैं। ये देखिए, द हिंदू मेला इसको कहते हैं। और दूसरी अंजुमन ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, मैंने अभी कहा आपसे, वो दादा भाई नौरोजी की क़ियादत में किया गया था। उसी तरह से इंडियन एसोसिएशन 1876 में किया गया था। ये पूरी कौमियत की हामी अंजुमनें कहलाती हैं। देखिए बच्चों, इस तस्वीर को पहचानिए, कौन है ये? सही कहा आप लोगों ने, ये लॉर्ड डाल्टन है, जनरल लॉर्ड डाल्टन, जिन्होंने अखबारात की आज़ादी के पाबंदी लगाई थी। सहाफ़ती आज़ादी को ख़त्म करने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जारी किया था इन्होंने। अखबारात ने अंग्रेज़ी सरकार की धांधलियों की मुखालिफत शुरू कर दी थी, यानी अखबारात से अंग्रेज़ी सरकार के क्या क्या कामकाज हो रहे हैं, किस तरह से वो लोग धोखा कर रहे हैं हिंदुस्तानियों को, ये सब लोगों को मालूम होने लगा था। इसीलिए लॉर्ड डाल्टन ने सहाफ़ती आज़ादी को ख़त्म करने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जारी किया, और इसी पस मंज़र में इंडियन नेशनल कांग्रेस का क़याम होना मुमकिन हो पाया। तो इस प्रेस आज़ादी को ख़त्म करने के लिए जब लॉर्ड डाल्टन ने इस एक्ट को जारी किया, तब इंडियन नेशनल कांग्रेस नामी एक बड़ी तंजीम क़याम पजीर हुई, मंजर आम पर आई। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। इनको पहचानिए बच्चों, ये क्या हैं? अखबारात के साथ तस्वीर आपको दिखाई दे रही है जिसे इन्होंने शुरू किया था। हिंदुस्तान का सियासी नज़रिया और सियासी इंतज़ाम को बदलने वाली इंडियन नेशनल कांग्रेस का क़याम दिसंबर 1885 ईस्वी में हुआ था, यानी हिंदुस्तानियों के सियासी नज़रिए को, सियासी इंतज़ाम को बदलने वाली तंजीम है ये। लोगों में नज़रिया ही बदलने के लिए एक नई तंजीम बनाई गई थी। इस तंजीम के बानी वो ह्यूम थे। वो एक रिटायर्ड शहरी खिदमती अफसर थे जिनकी लगातार कोशिशों से ये अंजुमन होना मुमकिन हो पाया।
हालांकि वो अंग्रेज़ थे मगर हिंदुस्तानियों में बहुत दिलचस्पी रखते थे और शहरी रिटायर्ड अफसर थे। इन्होंने अपनी कोशिशों से इस नई तंजीम को क़याम किया। उसके बाद कांग्रेस ने अपने पहले इजलास में कौमी इत्तेहाद का नारा दिया, यानी कौमियत ही अहम है, तमाम लोगों को बेदार होना चाहिए और कौमियत में अगर हम लोग हिस्सा लेंगे तो अंग्रेज़ों को आसानी से हम बाहर भगा सकते हैं। और WC बनर्जी जो हैं वो इस इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले सदर रहे। तो आप लोगों को याद रखना है बच्चों कि ये वो ह्यूम इसके बानी हैं और WC बनर्जी इस तंजीम को क़याम करने के बाद इसके पहले सदर बने हैं। आइए बच्चों इस तस्वीर को पहचानिए। स्क्रीन पर आप लोग तस्वीरें दो दिखाई दे रही हैं, देखिए सही कहा आप लोगों ने बच्चों, ये एवो ह्यूम है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के बानी हैं। और बाजू में एक और तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, इसको पहचानिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, ये WC बनर्जी हैं, यानी इस इंडियन नेशनल कांग्रेस के क़याम के बाद इन्होंने सबसे पहले इसकी सदारत की थी। आइए बच्चों यहाँ पर एक सरगर्मी कर लेते हैं, सही जवाब का इंतखाब करना है आप लोगों को। देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर चंद जुमले दिखाई दे रहे हैं, उसमें खाली जगह दी गई है और नीचे 3 ऑप्शंस दिए गए हैं आप लोगों को। आप लोगों को उसमें से सही जवाब चुनकर भरना है। पहला मेरा सवाल है, पहला यहाँ पर जुमला है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बानी कौन थे? अभी अभी आप पढ़ चुके हैं, एवो ह्यूम थे कि WC बनर्जी थे या गांधी जी थे? सही कहा आप लोगों ने बच्चों, सही जवाब है एवो ह्यूम, जो एक रिटायर्ड शहरी खिदमती अफसर थे। इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के क़याम किया। नेक्स्ट मेरा दूसरा सवाल है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदर कौन थे? डैश थे, बताइए जवाब। यहाँ पर भी 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं आपको, एवो ह्यूम, WC बनर्जी या नेहरू जी। सही जवाब दिया बच्चों आप लोगों ने, WC बनर्जी इस इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदर रहे। उसके बाद मेरा तीसरा अहम जुमला है, लड़ाओ और हुकूमत करो की पॉलिसी जारी करने वाले डैश थे, यानी किसने इस पॉलिसी को जारी किया था? लड़ाओ और हुकूमत करो, जिसे हम अंग्रेजी में डिवाइन एंड रूल पॉलिसी भी कहते हैं। आप लोगों के सामने ऑप्शंस देख रहे हैं आप, इसमें से चुनकर सही जवाब बताइए। जवाहरलाल नेहरू थे, क्या अंग्रेज थे, क्या गांधी जी थे? बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने बच्चों, लड़ाओ और हुकूमत करो की पॉलिसी को अंग्रेज़ों ने जारी किया था। उसी तरह से आप लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक तस्वीर भी यहाँ पर देख सकते हैं, किस तरह से वो तंजीम बनी थी, कौन कौन से लीडर्स उसमें शामिल थे। देखिए यहाँ पर कितने सारे लीडरों को आप तस्वीर में देख सकते हैं। जब ये बनी थी ये तब की तस्वीर थी। तो आइए इंडियन नेशनल कांग्रेस असल में है क्या, इसको देख लेते हैं। ये एक तंजीम है जो मुकामी ज़ुबानों में अखबारात की इशाअत के ज़रिए सियासी मसाइल की गुफ्तगू करते हुए आम राय मशवरे अवाम तक पहुंचाते थे। यानी एक ऐसी जमात जो सियासी मसाइल क्या हैं इसको जानकर तमाम लोगों तक पहुंचाने का काम किया करते थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस की मुस्तहकम सरगर्मियों पर नज़र रखते हुए अंग्रेज़ों ने अपनी लड़ाओ और हुकूमत करो की पॉलिसी को जारी किया, यानी ये देखते हुए कि कहीं ये तंजीम हम पर भारी ना पड़ जाए, इसीलिए इनके इत्तेहाद को तोड़ने के लिए अंग्रेज़ों ने इस पॉलिसी को जारी किया ताकि हिंदुओं और मुसलमानों के इत्तेहाद को तोड़ा जा सके, क्योंकि इन दोनों की आबादी बहुत ज़्यादा थी और ये 2 मज़हब मिलजुल कर रहा करते थे। तो अंग्रेज़ इस बात से डरने लगे और इनके इत्तेहाद को तोड़ने के लिए ही इन्होंने हिंदू और मुसलमानों के इत्तेहाद को तोड़ने के लिए लड़ा और हुकूमत करी की पॉलिसी जारी किया। आखिरकार 19वीं सदी में इंडियन नेशनल कांग्रेस में सच में इख्तलाफात आ गए। जैसे अंग्रेज़ चाहते थे बिल्कुल वैसा ही हुआ। तो इन 2 फ़िरक़ों में नाइत्तिफ़ाक़ियाँ पैदा हो गई। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो तमाम मज़हब के लोग मिलकर जिन्होंने शुरू किया था वो अलग अलग होने लगे। उनके काम और कार्रवाइयाँ, इनके कार्रवाइयाँ, काम, अक़ायद, उसूलों और जद्दोजहद की बिना पर इस इंडियन नेशनल कांग्रेस को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया, एतदाल पसंद, इंतहा पसंद और इनकलाबी ग्रुप। यानी इनके काम करने के तरीक़े अलग थे, इनके अक़ायद अलग थे, इनके उसूल अलग थे। इन तमाम के बिना पर इनको 3 ग्रुपों में बांट दिया गया। तो बच्चों हम लोग ये बात समझ सकते हैं कि अंग्रेज़ों की इस पॉलिसी कामयाब रही। आखिरकार
हिंदुस्तानियों में फूट पड़ गई और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस तमाम मुल्क की भलाई के लिए जो काम कर रही थी उसमें फूट आ गई। तो बच्चों आप लोग डिवाइड एंड रूल पॉलिसी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। अंग्रेज़ों की लड़ाओ और हुकूमत करो की ये पॉलिसी है। किस तरह से उन्होंने अपना फ़ायदा निकालने के लिए किया था, डिवाइड एंड कॉन्कर इन इंडिया, यानी हिंदुस्तानियों को अलग अलग करना और ख़ुद अपने बहुत सारे इलाक़ों को हासिल करना, यही उनकी पॉलिसी थी। तो बच्चों यहाँ पर इस सबक का पहला यूनिट ख़त्म होता है। दूसरे यूनिट में हम एतदाल पसंद, इंतहा पसंद और इनकलाबी ग्रुप के बारे में और मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। तो बच्चों आइए आप लोगों को हासिल हुई मालूमात के बिना पर यहाँ पर चंद सवालात देख लेते हैं। देखिए स्क्रीन पर आप लोग सवालात देख ही रहे हैं। पहला मेरा सवाल है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का क़याम कब हुआ? आप लोग अच्छी तरह से इसको बहट हो गया होगा। सही कहा आप लोगों ने, दिसंबर 1885 सन ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस का क़याम हुआ, जिसे INC भी हम कहते हैं। मेरा दूसरा अहम सवाल है, आप लोग स्क्रीन पर देख ही सकते हैं, चंद कौमियत की अंजुमनों के नाम बताओ। मैंने तस्वीरों के साथ आप लोगों को बताया था बच्चों कि कौमियत की हामी अंजुमनें कौन कौन सी हैं। याद करके बताइए कौन सी हैं और अपने बुक में लिखना शुरू कीजिए। सही कह रहे हैं आप लोग, द हिंदू मेला, द ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, पूना अवामी इजलास, द इंडियन एसोसिएशन, ये 4 नाम हैं जो हमारे कौमियत के हामी अंजुमनों में शामिल होते हैं। उसी तरह से बच्चों अब मैं अपना तीसरा सवाल पेश करने जा रही हूँ। स्क्रीन पर आप लोग ध्यान से देखिए, अंग्रेज़ों ने कौन कौन सी पॉलिसियों को जारी किया था? यस, आप लोग सही कह रहे हैं बच्चों, अंग्रेज़ों ने वर्नाकुलर सहाफ़ती एक्ट को जारी किया। उसके बाद इन्होंने लड़ाओ और हुकूमत की पॉलिसी को जारी किया। तो आप लोग ये भी जानते हैं कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने जारी किया था और इसका मकसद क्या है? आप लोग सही समझ रहे हैं, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को अंग्रेज़ी जनरल ने लॉर्ड डाल्टन ने जारी किया था ताकि सहाफ़त यानी अखबारात की आज़ादी को ख़त्म किया जा सके, आगे बढ़ने ना दिया जा सके और ये जो आज़ादी की मुहिम आगे बढ़ रही थी उसको ख़त्म किया जा सके। और लड़ाओ और हुकूमत करो की पॉलिसी का मकसद भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर हिंदू और मुसलमानों में या देसी हुक्मरानों में लड़ाई की गई तो क्या है, वो लोग आपस में लड़ते रहेंगे और अंग्रेज़ अपना मकसद पूरा करते रहेंगे, यानी दूसरे तमाम मुकामी रियासतों को अपने कब्ज़े में लेते रहेंगे। इसी तरह से करते हुए अंग्रेज़ों ने कई सारे इलाक़ों को अपने कब्ज़े में कर लिया था। पहले उन्होंने 1-2 जगह से तिजारत की गर्ज से अपना काम शुरू किया था, लेकिन बाद में यहाँ की नाइत्तेफाक़ी को देखते हुए और यहाँ पर इन नई पॉलिसियों को जारी करते हुए कई सारे इलाक़े को उन्होंने कब्ज़ा कर लिया। ये बात हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। आइए बच्चों, मेरा चौथा सवाल जो स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं, इन पॉलिसियों का अहम मकसद क्या था? किस लिए इन्होंने वर्नाकुलर सहाफ़त एक्ट और लड़ाओ और हुकूमत करो की पॉलिसी को जारी किया? आप लोगों ने सही सोचा है बच्चों, हिंदुओं और मुसलमानों के इत्तेहाद को तोड़ा जा सके, क्योंकि इस वक्त हिंदू और मुसलमान बहुत ज़्यादा मिलजुल कर रहा करते थे। उन लोगों के दिल में कोई भी मज़हब की तफरीक़ का मामला ही नहीं था, लेकिन अंग्रेज़ों ने कान भरते हुए दोनों में फूट डाल दिए। अच्छा बच्चों, मेरा 5वां सवाल आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, किस बिना पर कांग्रेस 3 हिस्सों में बट गई? सही जवाब दिया आप लोगों ने, इनके कार्रवाइयाँ, काम, अक़ायद, उसूलों और जद्दोजहद की बिना पर अंग्रेज़ 3 ग्रुप में बट गई। उसी तरह इन 3 ग्रुपों के नाम क्या क्या हैं? सही पहचाना आप लोगों ने, एतदाल पसंद, इंतहा पसंद और इनकलाबी ग्रुप। मेरा आखिरी सवाल है बच्चों, इंडियन नेशनल कांग्रेस के क़याम का अहम मकसद क्या था? मुकामी ज़ुबानों में अखबारात की इशाअत के ज़रिए लोगों में आज़ादी की बेदारी को पैदा करना। अखबारात से मुकामी ज़ुबान में अगर रहेगी तो अवाम इसको ज़्यादा कैच कर सकेगी। आइए बच्चों, यहाँ पर ये सबक ख़त्म होता है। अब मैं आपको घर पर काम देने वाली हूँ। कौमियत का उरूज किस तरह से हुआ? मेरा दूसरा सवाल है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का क़याम कब और क्यों हुआ? मेरा तीसरा सवाल है, वर्नाकुलर सहाफ़त एक्ट को किस लिए जारी किया गया? उसी तरह से मेरा आखिरी सवाल है, इंडियन नेशनल कांग्रेस किस तरह काम करती है? तो बच्चों, ये तमाम घर पर काम हुए। अब दूसरा है अमली सरगर्मी, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करें और एक रिपोर्ट तैयार करें
اور بچوں یہ کر کے آپ اپنے اساتذہ سے ضرور کریکشن کروا لیجئے. خیریت سے رہیں, خوش رہیے. السلام علیکم. ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.